हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम ओशियनोग्राफी पढ़ रहे हैं और उसका ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन। मतलब ये हमारा जो ओशियन बेसिन होता है, अगर मैं ओशियन बेसिन बनाऊँ तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता होगा। तो हमारे ओशियन बेसिन में जो भी रिलीफ पाए जाते हैं, मतलब जो भी उच्चावच पाए जाते हैं, उच्चावच का मतलब होता है दोस्तों कि उभारनुमा एवं गर्तनुमा स्थलाकृतियों को जब हम मिला देते हैं तो यही उच्चावच कहलाती है। इसको अपन लोग बोलते हैं रिलीफ। ठीक है, मतलब उच्चावच कुछ और नहीं बल्कि स्थलाकृतियां ही होती है जिसमें उभारनुमा एवं गर्तनुमा प्रत्येक स्थलाकृति को हम लोग क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो हमारे इस ओशियन बेसिन में जितने भी प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है सबका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। बट इससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारा जो पूरा हाइड्रोस्फीयर होता है वो पृथ्वी के 71% भाग पे आपको देखने को मिलेगा। वहीं लैंडमास आपको देखने को मिलेंगे 29% भाग पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ कहाँ आपको मेजर ओशियंस देखने को मिलेंगे तो सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशियन में आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रफल, उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर अंटार्कटिका और फिर आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक महासागर। अगर मैं बात करूं कि आपके जो महासागर होते हैं इसकी गहराई कितनी होती है तो ये आपको देखने को मिलती है 3800 मीटर और ये एवरेज डेप्थ है। याद रखना दोस्तों, ये जो डेप्थ आपको बताई जा रही है ये एवरेज है, मतलब हर जगह इतनी गहराई आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्थल की अगर ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो ये देखने को मिलेगी आपको 840 मीटर। ठीक है, और ये भी एक एवरेज ऊंचाई है। अब यहाँ पे आता है कि हिप्सोग्राफिक कर्व क्या होता है। हिप्सोग्राफिक कर्व की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको मैं हिप्सोग्राफिक कर्व बना के बताऊं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये एक अक्ष होता है जिसके एक हिस्से पर पॉजिटिव वैल्यू और एक हिस्से पर नेगेटिव वैल्यू दिखाई जाती है। बेसिकली ये ऊंचाई होती है। जब हम इधर की ओर जाते हैं तो ये ऊंचाई बढ़ती जाती है, अब जब हम नीचे की ओर आते हैं तो ऊंचाई घटती जाती है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, महाद्वीपों की ऊंचाई और महासागरों की गहराई के बीच में संबंध को दिखाया जाता है। या फिर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो हिप्सोग्राफिक कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें महाद्वीपों की ऊंचाई और महासागरों की गहराई को दर्शाया जाता है। आप इसमें साफ साफ इस चीज को देख सकते हैं, ये आपका हिप्सोग्राफिक कर्व होता है। चलिए अब आते हैं और समझते हैं अपने आज मेन टॉपिक को, जो है ओशियन बॉटम रिलीफ। कि आखिर ये ओशियन बॉटम रिलीफ क्या होता है ना, और इसको अपन हम समझने वाले। ओशियन बॉटम रिलीफ को समझने से पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ओशियन बॉटम रिलीफ क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि ये हमारा है कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से हमारा क्या होता है, ओशियन स्टार्ट होता है और ये वाला भाग जो है हमारा ये ओशियन का है। ठीक है, ये पूरा का पूरा भाग जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये पूरा का पूरा भाग आपको देखने को मिलेगा किसका, ये पूरा का पूरा भाग आपको देखने को मिलेगा ओशियन का। ठीक है, ये इस प्रकार से जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा भाग है ओशियन का। ठीक है, बट सर आपने यहाँ पे दो अलग अलग इंक क्यों रखी है? इसीलिए रखा है क्योंकि ये जो ब्लैक इंक से मैंने सेट किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग ये पूरा का पूरा बना हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का सिंपल सा मतलब है कि ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, जबकि मैंने जो रेड इंक में जो मार्क किया है ये आपका बना हुआ है ओशियनिक क्रस्ट से। और ओशियनिक क्रस्ट का तात्पर्य है कि ये बना हुआ है आपकी बेसाल्ट से। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब हमारा जो ओशियन बॉटम है पूरा का पूरा, या फिर जो पूरा का पूरा ओशियन बेसिन है, इसमें भी हमें दो अलग अलग चट्टानें देखने को मिलती है। मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो पूरा का पूरा ओशियन बेसिन में भी दो अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। कुछ चीजें जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिलकर बनी है, तो कुछ में हमें क्या देखने को मिलेगा, ओशियनिक क्रस्ट देखने को मिलेगी। मतलब पहली बात, पूरे के पूरे ओशियन बेसिन को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को और डिवाइड अपन कर सकते हैं और फर्दर अपन क्या कर सकते हैं, उसे बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो एक पहला भाग कौन सा हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक का जो ये भाग देख रहे हैं, जब काफी ढाल दिखाई दे रहा है,
इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। अभी मैं इसको सबसे अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस इतना समझ लो। इसको अपन बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज। मतलब ये तीनों हिस्से, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, ये तीनों के तीनों हिस्से किसका भाग है? कॉन्टिनेंट, मतलब हमारे महाद्वीप का ही भाग है, जो कि सागर के अंदर हमें प्राप्त होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो यहाँ से हमारा ओशियन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया ओशियनिक क्रस्ट का। कौन सी क्रस्ट का? ओशियनिक क्रस्ट का। अब इस ओशियनिक क्रस्ट को हम सिंपल शब्दों में पूरी मिलाकर अपन लोग बोलते हैं अबेसल प्लेन। क्या बोलते हैं? अबेसल प्लेन, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में हम इसे बोलते हैं डीप सी प्लेन, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? डीप सी प्लेन। तो ये हमने एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन किया है, ब्रॉड डिवीजन किया है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सिंपल सी बात है, पूरा बेसिन दो पार्ट में है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, और ओशियनिक क्रस्ट में पूरा का पूरा अबेसल प्लेन, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो ये लिखा हुआ है, पर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि मेन डिवाइडेशन क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। पहला देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल मार्जिन, और उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज। बहुत बढ़िया। फिर आगे चलते हैं। फिर हमने अबेसल प्लेन देखा। अबेसल प्लेन किसका भाग है? ओशियनिक क्रस्ट का भाग है। किसका भाग है? ओशियनिक क्रस्ट का भाग है, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? इसमें ट्रेंचेस देखने को मिलेगी ओशियनिक क्रस्ट में, इसमें सी माउंट देखने को मिलेंगे, ट्रेंच देखने को मिलेंगे, वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, इवन रिज भी आपको देखने को मिलेगी। इतनी भाग जो है आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? आपके अबेसल प्लेन में दिखाई देंगे। अब एक एक पॉइंट को अपन बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन समझते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ को, कि आखिर ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है। इससे पहले कि कॉन्टिनेंटल को सेल्फ को अपन समझे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज का डायग्राम बना के मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। समझिए, मान लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये है हमारा महाद्वीप, और अचानक से महाद्वीप में ढाल स्टार्ट होता है, स्लोप स्टार्ट होता है, जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये स्लोप अचानक से बढ़ जाता है, और फिर अचानक से एक टाइम आता है जब ये स्लोप क्या हो जाता है? घट जाता है। और ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है? कॉन्टिनेंट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद जो चीज स्टार्ट होगी वो होगी आपकी ओशियन की, ठीक है। अब इसमें समझना दोस्तों, कॉन्टिनेंट का वो भाग, अभी मैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ समझा रहा हूं आपको, कॉन्टिनेंट का वो भाग जो ओशियन के अंदर डूबा हुआ है, यहां से ओशियन स्टार्ट हो गया। कॉन्टिनेंट का वो भाग जो ओशियन के अंदर डूबा हुआ है, किंतु उसका ढाल कम प्राप्त होता है और उसकी गहराई 200 मीटर तक आपको प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। जब इसकी स्लोप, इसका ढाल बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, तब इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। मतलब इसका जब ढाल बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, और इसका ढाल जब और कम हो जाता है, बहुत अत्यधिक कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तीनों ही बने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से है, तीनों ही ग्रेनाइट से बने हैं, पर ढाल के अकॉर्डिंग और गहराई के अकॉर्डिंग इनको हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट सेल्फ, दूसरा स्लोप और तीसरा राइज। सबसे पहले सेल्फ को समझते हैं, उसके बाद अपन स्लोप को समझेंगे, फिर राइज को समझेंगे, ठीक है। अगर कॉन्टिनेंटल सेल्फ की बात करें तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंट के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। मतलब महाद्वीप और महाद्वीपीय ढाल के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? महाद्वीपीय मग्न तट देखने को मिलेगा, जिसकी गहराई 200 मीटर आपको देखने को मिलेगी, या 100 फैदम आपको देखने को मिलेगी। कितनी फैदम? 100 फैदम आपको देखने को मिलेगी। इसकी अगर ढाल की बात करें दोस्तों, ये जो ढाल दिखाई दे रहा है आपको, इस ढाल की बात करें तो ये ढाल आपको दिखाई देगा 1 से लेकर 3 डिग्री तक। कितना दिखाई देगा? 1 से लेकर 3 डिग्री तक दिखाई देगा। औसतन हम बोल सकते हैं कि ये ढाल होगा 2 डिग्री, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये हुआ कॉन्टिनेंटल सेल्फ। अब इसमें कुछ और चीजें होती है,
अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलती है 48 किलोमीटर। कितनी देखने को मिलती है? 48 किलोमीटर देखने को मिलती है। अच्छा, इतनी बात तो हो गई। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ओशियन में तो बहुत पार्ट मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है, राइज है, अबेशल प्लेन है, तो इन पूरे पार्ट को मिला ले तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसका कितना परसेंट होगा? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ याद रखिएगा इसका 8.6% होगा। कितना होगा? 8.6% होगा। इतनी बात समझ में आई। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच का हिस्सा है जो 180 या 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है, जिसका ढाल 1 से लेकर 3 डिग्री तक होता है, जिसकी चौड़ाई 48 किलोमीटर है और जो पूरे ओशन का 8.6% भाग पर पाया जाता है। ठीक है। अच्छा सर, ये कभी चौड़े कभी पतले कभी सकरे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। समझना, अगर ये महाद्वीप भाग जो दिखा रहा है आपको, अगर इस पे कोई पर्वत पाया जाता है, यहाँ पर किनारे पे अगर कोई पर्वत पाया जाता है तो इससे क्या होता है कि ये किनारे की भूमि का ढाल बढ़ जाता है ना। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसका ढाल बढ़ जाता है और जब ढाल बढ़ जाता है तो ये 200 मीटर की गहराई बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है और जैसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ 200 मीटर की गहराई प्राप्त कर लेता है वहां से स्लोप स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि जब भी महाद्वीप के किनारे पर कोई माउंटेन मिलेगा तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी और वो काफी नैरो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। अगर इसके जगह मैदान प्राप्त हो तो क्या होगा? देखो, मैदान प्राप्त हो गए तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अगर यहाँ पे इस प्रकार की स्थलाकृतियां प्राप्त हो रही है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे का ढाल चौड़ा होगा, मतलब ढाल काफी तीव्र होगा। बट अगर मान लो यहाँ मैदान प्राप्त हो रहा है तो मैदान में ढाल इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो जब 200 मीटर की गहराई प्राप्त करने के लिए इसे एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो हमेशा याद रखना, माउंटेन के पास ये नैरो आपको मिलेंगे और प्लेन के पास ये क्या देखने को मिलेंगे? आपको काफी वाइडर देखने को मिलेंगे। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वेल एंड गुड, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर। ठीक है, अब इसको जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं। क्या यही लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल यही लिखा हुआ है। महाद्वीप का वो किनारा जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, अपेक्षाकृत उथला होता है और धीरे धीरे ढलान वाला होता है। कितना ढलान? 1 से लेकर 3 डिग्री तक। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डेप्थ कितनी होती है? स्लोप कितना होता है? 1 से लेकर 3 डिग्री तक का स्लोप होता है। गहराई कितनी होती है? 100 फैथम। 100 फैथम को आप अप्रॉक्स 200 मीटर या 180 मीटर मान सकते हैं। ठीक है, और फीट में गिने तो ये 600 फीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी सारी चीजें दी हुई है। अगर अपन बात करें कि कंट्रोल ओवर विड्थ, मतलब इसकी चौड़ाई पे किसका कंट्रोल होता है, तो ये स्थलाकृति का इस पे क्या होता है? कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। अगर पर्वत है तो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, अगर मैदान है तो बढ़ जाएगी। मतलब एंडीज और रॉकी के पास इसकी चौड़ाई कैसी होगी? कम होगी, ये नैरो होगी। ठीक है, और मैंने आपको विथ एग्जांपल दिखाया। अच्छा, चौड़ाई कितनी होगी? 48 किलोमीटर। ठीक है, 48 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। अब इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देख ले तो उसकी भी अपन लोग ने बात कर ली है। ये पूरे कितने भाग में पाए जाते हैं? 8.6% भाग में पाए जाते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि अलग अलग ओशियन में कितने परसेंट देखने को मिलता है। ये तो ओवरऑल था, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कि ये एवरेज था। बट अलग अलग ओशियन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ की मात्रा अलग अलग देखने को मिलती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का भाग अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे अटलांटिक ओशियन की अगर मैं बात करूं तो ये वहां पे 13.3% होगा। पैसिफिक ओशियन की बात करूं तो पैसिफिक में ये 5.7 होगा, इंडियन में ये 4.2 होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहां पर? अटलांटिक में, उसके बाद पैसिफिक में, और उसके बाद कहां देखने को मिलेगा? इंडियन में। अच्छा, पैसिफिक में कितना देखने को मिलेगा? 5.7, यहाँ पे 13.3 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा? 4.2 देखने को मिलेगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये तो ओशियन की बात कर लिए, तो ओशियन में सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाएगा? अटलांटिक में। पर अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओवरऑल सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो याद रखिएगा, चूंकि मैदान के पास ये चौड़ा होता है ना, मैदान के पास ये कैसा आपको देखने को मिलता है? चौड़ा देखने को मिलता है। इसीलिए जो साइबेरिया का मैदान है, जो कि नॉर्थ ऑफ रसिया आपको देखने को मिलेगा,
यहाँ पे ये सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे, वाइड देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा चौड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, समाप्त होता है। अच्छा, अब क्या आएगा, अब बात आती है कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ का ओरिजिन कैसे होता है। देखो ये कई प्रकार से ओरिजिन हो सकते हैं। पहले अपर्दन से। कैसे अपर्दन से, मान लो कि ये पहले एक तरीके से फ्लैट था और यहाँ पे नदियां फ्लो कर रही थी और नदियों के फ्लो से ये हुआ कि इसका धीरे धीरे अपर्दन हो गया ये, और ये कुछ इस प्रकार से बन गया, तो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ बन गया। अच्छा, निक्षेपण से भी बन सकता है ये, कि एकदम ऐसा निचला भाग था, यहाँ निक्षेपण होता गया और ये इस प्रकार से बन गया। ठीक है, तो निक्षेपण से भी बन सकता है। अच्छा, संपीड़न से बन सकता है, बिल्कुल संपीड़न से भी बन सकता है, क्योंकि संपीड़न से एक भाग ऊपर उठ जाएगा, उससे बन सकता है। भ्रंशन से बन सकता है, बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल तो इंडिया में देखने को मिलता है, इंडिया के वेस्ट पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, हिमयुग से भी बना है। देखो हिमयुग में क्या हुआ, जब हिमयुग आया तो उसमें सी लेवल नीचे चला गया, है ना। जैसे मान लो सी लेवल पहले यहाँ था, अब यहाँ चला गया, तो ये वाला पूरा लैंडफॉर्म क्या हो गया, बाहर निकल गया। और इस ये जो लैंड मास था, इसका अपर्दन किया गया किसके द्वारा, आइस के द्वारा। किसके द्वारा, आइस के द्वारा। और उसके कारण एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। और वही जब सी लेवल ऊपर आया, जब आइस एक समाप्त हुआ और सी लेवल ऊपर आया, तो वही चबूतरा जो आइस के द्वारा काट कर बनाया गया था, वही किसके रूप में सामने आया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ के रूप में सामने आया। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्लिफ अपर्दन से भी बन सकता है और ये तरंगे अपर्दन करती है। टिल्ट मतलब किसी क्षेत्र का झुकाव हो जाए इस प्रकार से, कॉन्टिनेंट का झुकाव हो जाए इस प्रकार से, तो भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ बन सकता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जब भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ बनेगा तो सिंपल सी बात ये होगी कि कॉन्टिनेंट के किनारे वाला हिस्सा जो सागर में डूबा है उसकी गहराई 200 मीटर तक हो जाएगी, बस वही क्या कहलाएगा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहलाएगा। अच्छा, इंडिया में इसकी क्या सिनेरियो है, तो याद रखिएगा इंडिया में ईस्ट जो पार्ट है इसमें इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी 50 किलोमीटर, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी 150 किलोमीटर। रीजन क्या है, यहाँ पे सबमर्जेंस हुआ है, मतलब यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है वो नीचे गया है और कॉन्टिनेंटल सेल्फ बना है जो फॉल्टिंग से बना है, जो अभी अभी हमने देखा। तो पश्चिम में इंडिया में चौड़े देखने को मिलते हैं, पूर्व में ये सकरे देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और एक और बात याद रखना, अगर ये पूर्व में सकरे देखने को मिल रहे हैं तो इसका स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे इसका ढाल कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो इसका ढाल देखने को मिलता है 29 डिग्री। जबकि वेस्ट में ये चौड़े है तो यहाँ पे इसका ढाल देखने को मिलता है 1 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। पूर्वी ढाल 29 डिग्री, पश्चिमी ढाल कितना है, 10 से लेकर 1 डिग्री देखने को मिलेगा। 1 डिग्री कहाँ मिलेगा, खंबात की खाड़ी के पास। 10 डिग्री कहाँ देखने को मिलेगा, कन्याकुमारी के पास। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है वो समाप्त होता है। अब स्लोप की बारी आती है। कॉन्टिनेंटल स्लोप को पहले समझते हैं, उसके बाद इसकी बातें करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप को भी ऐसे ही बनाएंगे। ये हमारा कॉन्टिनेंट, ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, सॉरी सेल्फ। और सेल्फ में एक हिस्सा आता है जहां से अचानक से इसका ढाल बढ़ने लगता है। ठीक है, इसका ढाल क्या करना होने लगता है, बढ़ने लगता है। इस हिस्से को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ब्रेक। जहां से कॉन्टिनेंटल सेल्फ का ढाल बढ़ने लगता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ब्रेक। और उसके आगे का हिस्सा, कॉन्टिनेंटल ब्रेक के आगे का हिस्सा याद रखिएगा क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है। ठीक है, जिसका ढाल बढ़ जाता है उसको अपन लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। मतलब सिंपल से शब्दों में मैं कहूँ तो अपना जो इसके बाद क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है, तो मैं कह सकता हूँ ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बीच का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉन्टिनेंटल ब्रेक से स्टार्ट होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी गहराई देख लेते हैं। गहराई कितनी है, 200 मीटर से स्टार्ट होगी और 2000 मीटर तक जाएगी। ये पहला फैक्ट हो गया इससे रिलेटेड। अच्छा, इसका ढाल कितना होगा सर, उसका ढाल तो 1 से 3 था, इसका ढाल होगा 3 से लेकर 5 डिग्री। मैक्सिमम इसका ढाल ये जो होता है, औसत ढाल, वो 5 डिग्री होता है। बट इसका ढाल याद रखना वेरी करता है। इसका ढाल कहीं बढ़ जाता है, कहीं घट जाता है। सेंट पॉल में अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, ढाल देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद ये बताइए सर कि ये ओवरऑल कितने परसेंट भाग में पाया जाता है, तो ये ओवरऑल 8.5% भाग में पाया जाता है पूरे ओशियन के। ठीक है, और ये
औसत है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये याद रखना वहां पे सबसे ज्यादा विकसित होते हैं जहां पर किनारों में पर्वत पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी ढाल सबसे ज्यादा होता है और पर्वतों का ढाल भी सबसे ज्यादा होता है। इस कारण से जहां किनारों पे पर्वत देखने को मिलेंगे वहां पे कॉन्टिनेंटल स्लोप तो ज्यादा होंगे बट कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे होंगे? कम होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? या कम चौड़े होंगे। तो इसकी जो गहराई है वो 2000 तक है, 3 से लेकर 5 डिग्री तक है, 8.5 प्रतिशत पे पाए जाते हैं और जहाँ पे पर्वत होता है वहाँ पे इनकी चौड़ाई ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखना कि हमेशा यहाँ से अगर नदियाँ चल रही, मान लो कि यहाँ से कोई नदी फ्लो कर रही है ना, यहाँ से कोई नदी फ्लो कर रही है इस प्रकार से, तो वो अपने साथ क्या करेगी? अपर्दन करेगी। और अपर्दन करने के बाद यहाँ पे ढाल बढ़ जाता है तो याद रखना यहाँ पे डिपोजिशन करती है, यहाँ पे कुछ कुछ पदार्थ का डिपोजिशन करती है, निक्षेपण करती है। बट चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ढाल है इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का डिपोजिशन नहीं होता है, ये सीधे डिपोजिशन होता है यहाँ पे राइज वाले भाग में या फिर ओशियन जो बॉटम है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सॉरी ओशियनिक क्रस्ट है, वहां पर होता है। बट कॉन्टिनेंटल स्लोप पे किसी प्रकार का निक्षेपण या डिपोजिशन नहीं होता। रीजन क्या है? इसका ढाल बहुत ज्यादा है, जिस कारण से यहाँ पे किसी प्रकार का डिपोजिशन हमें देखने को नहीं मिलता है। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला हिस्सा है। पर यहाँ पे कुछ थोड़ी मात्रा में अपर्दन जरूर देखने को मिलता है, जिस कारण से यहाँ पे कैनियंस बनती है, जिसको कंदराएं अपन बोलते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट याद रखना कि जो कैनियंस बनती है वो सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलती है? कॉन्टिनेंटल स्लोप में बनती है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं जो नोट्स में दिया हुआ है। कॉन्टिनेंटल स्लोप सबसे गहरे हिस्से और कॉन्टिनेंटल स्लैब के बीच में देखने को मिलते हैं। वेरी गुड, ये बात तो अपन ने देख ली थी अभी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और डीप सी प्लेन के बीच में देखने को मिलते हैं। ढाल इसका काफी ज्यादा होता है। ढाल औसत दिया हुआ है 5 डिग्री, जिसकी अपन ने बात कर ली, ठीक है। तो इसका ढाल कितना होगा? 5 डिग्री होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ये कहां पर देखने को मिलेगा? याद रखना सेंट पॉल। सेंट पॉल में ये 65 डिग्री इसका ढाल होता है। स्पेन के पास इसका ढाल लगभग 30 डिग्री होता है और सेंट हेलेना के पास इसका जो ढाल होता है वो 40 डिग्री होता है। मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि सेंट हेलेना जो है वो किस ओशियन में है, किस ओशियन में है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। भारत के पास इसके ढाल आप देख सकते हैं 15 से 50 तक है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इतना जरूर याद रखना कि सेंट पॉल के पास इसका जो ढाल है वो सबसे ज्यादा होता है, लगभग 60 के आसपास, ठीक है। अब अगर डेप्थ की बात करें तो 200 से लेकर 2000 मीटर तक इसकी क्या होती है? डेप्थ होती है। और वो लोकेशन पर डिपेंड करती है। कैसे? मैंने आपको बताया, माउंटेन है तो ज्यादा भी हो सकती है। इस प्रकार की आपको चीजें याद रखनी। अच्छा, ये तो हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। कितने परसेंट भाग पे पाया जाता है? ये 8.5% भाग पे। अब इसका वेरिएशन देखते हैं कि अलग अलग ओशियन में कितने परसेंट भाग में पाया जाता है। तो याद रखना अटलांटिक ओशियन में 12%, प्रशांत महासागर में 7% और हिंद महासागर में 6.5%। ये सेम जो पॉइंट है, जो सीक्वेंस है, वो कहाँ हमें देखने को मिलेगा? सेल्फ में भी देखने को मिलेगा। बट सेल्फ में एक बदलाव है। क्या बदलाव है? कि वहां पे ये 13.3% था, है ना। यहाँ पे ये 5.7% था और यहाँ पे 4.2% था। यहाँ पे केवल रेंज नहीं यहाँ पे केवल क्या बदली है? डिजिट बदली है, सीक्वेंस सेम ही रहेगा। बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्लोप की और कोई बात करें तो यहाँ पे कोई सेडिमेंटेशन आपको दिखाई नहीं देता। रीजन क्या है? स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप के कारण कोई सेडिमेंटेशन नहीं होगा। ओनली फाइन सेडिमेंट एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत बारीक बारीक कण देखने को मिलेंगे या निलंबित कण आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब अपन लोग बात करते हैं राइस की। किसकी? कॉन्टिनेंटल राइस की, ठीक है। ये वाला राइस नहीं है खाने वाला, है ना, यह है कॉन्टिनेंटल राइस, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या है ये? कॉन्टिनेंटल राइस। तो एक बार वो ऊपर वाला जो मैप था अपन उसी में समझते हैं कि कॉन्टिनेंटल राइस क्या है। देखो समझना, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है आपका, यहाँ पे अचानक से ढाल क्या होता है? कम हो जाता है। अचानक से ढाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस वाले हिस्से को अपन लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? इसके 2 रीजन होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट स्टार्ट हो गई जो कि फ्लैट है, तो पूरा का पूरा जो डिपोजिशन होगा वो यहीं पर हो जाएगा और डिपोजिशन के कारण यहाँ का ढाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिस कारण से कॉन्टिनेंटल राइस बनेगा। ये तो एक प्रमाण हो गया।
दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होगे कि एक साइड से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक साइड से ओशियनिक क्रस्ट का क्या होता है, कंपैरिजन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, जिस कारण से ये भाग कंप्रेस होके ऊपर उठ जाता है, जिस कारण से भी कॉन्टिनेंटल राइज बनते हैं। तो ये दो तरीके से कॉन्टिनेंटल राइज बन सकते हैं और यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच में ये कॉन्टिनेंटल राइज आपको देखने को मिलता है। या तो डिपोजिशन से बनेगा या तो दोनों प्लेटों के कंप्रेस होने से ये बन सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें कॉन्टिनेंटल राइज में पढ़नी है। बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, स्लोप और अबेसल प्लेन के बीच में पाया जाता है। वेरी गुड। कितने परसेंट भाग पर होता है ये ढाल, इसका देख लीजिए 0.5 से लेकर 1 तक है। ठीक है, इसका एरिया याद रख लेना, ये जो इसका जो एरिया होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2%। ठीक है, 2% भाग में मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, टर्बिडिटी के रूप में जमा होते हैं। अभी मैंने बात किया कि यहाँ पे डिपॉजिट्स क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन जोन होता है किसके बीच में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच में एक ट्रांजिशन के रूप में है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डीप सी प्लेन। और डीप सी प्लेन आपको पता है कि अब हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का हिस्सा समाप्त हो चुका है और अब स्टार्ट हो रहा है किसका हिस्सा, ओशियनिक क्रस्ट का हिस्सा। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब ओशियनिक क्रस्ट स्टार्ट होगी। ये जो डीप सी प्लेन है किससे बना हुआ है, ओशियनिक क्रस्ट से बना हुआ है। ठीक है, डीप सी प्लेन का मतलब क्या है समझो, सारी चीजें समझनी दोस्तों, याद कुछ नहीं, रट्टा नहीं मारना हमको। ठीक है, ये था हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये था स्लोप, ये था राइज, और इसके बाद जो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये पूरा का पूरा क्या है, डीप सी प्लेन। इसको डीप सी प्लेन क्यों बोल रहे, समझो, डीप का मतलब गहराई में है, सी का मतलब तो आप समझे सागर में है, और प्लेन क्यों बोल रहे, क्योंकि इसका जो ढाल होता है, ये आप ढाल देख पा रहे हो, एकदम प्लेन दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई क्रिकेट ग्राउंड है, मैदान टाइप दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन प्लेन। ठीक है, इसलिए बोला है इसको डीप सी प्लेन, गहरा है, समुद्र में और प्लेन है। ठीक है, इसका ढाल याद रखना 0.5 होता है। ठीक है, कितना होता है, 0.5 होता है, मतलब सबसे कम ढाल होता है, नगण्य ढाल होता है, न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। ये पूरा का पूरा डीप सी प्लेन है। अब इसमें पाया क्या क्या जाएगा, इसमें हो सकता है आपको रिज मिल जाए, मतलब कटक आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, इसमें सी माउंट आपको देखने को मिल सकता है, या गुयॉट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, टेबल माउंट आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आपको कहीं कहीं गर्त भी देखने को मिलेंगे, बट वो एक अलग हिस्सा है, मतलब डीप या ट्रेंच आपको देखने को मिलेंगे। तो इतनी सारी स्थलाकृतियां इसमें आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका स्लोप तो क्या होता है, कम होता है, बट विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसका अब अपन अध्ययन करते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि आखिर डीप सी प्लेन क्या होता है। चलिए, डीप सी प्लेन की गहराई 3000 के बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि 2000 तक तो आपका क्या है, स्लोप है ना। कवरेज अगर आप देखेंगे तो ये कवर करता है, याद रखना 75.9% एरिया, मतलब सबसे ज्यादा परसेंट एरिया यही कवर करता है। स्लोप कितने एरिया कवर कर रहा था, 8.5। सेल्फ कितने एरिया कवर कर रहा था, 8.6। ये 75.9% एरिया कवर करता है। अलग अलग ओशन में अलग अलग है। पैसिफिक में कितना है, 80%, इंडियन में कितना है, 80.3%, और अटलांटिक में कितना है, 54.9%। ये अलग अलग ओशियन में इसका एरिया है। और एवरेज एरिया आपको कितना देखने को मिलेगा, एवरेज एरिया देखने को मिलेगा 75.9। अब इसमें एक चीज याद रखना दोस्तों, ये गलत हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे 3 आएगा, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इंडियन में 1 है और पैसिफिक ओशन में 3 देखने को मिलेगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कई बार प्रिंटिंग जो मिस्टेक है वो हो जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई, ये इतना एरिया कवर करता है क्योंकि सबसे ज्यादा भाग में यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषताएं, ढाल बहुत कम है, पेसिव मार्जिन है। पेसिव मार्जिन का मतलब आप समझ रहे कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा टेक्टोनिक गतिविधियां हो रही। ठीक है, पतली पतली रिज देखने को मिलती है। ये कहाँ पर डेवलप होता है, सबसे ज्यादा ये डेवलप होता है 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक, सबसे ज्यादा ये डेवलप होता है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर डेवलप होता है, ये अपसेंट होता है लगभग कहाँ से कहाँ के बीच में, 60 टू 70 डिग्री नॉर्थ, 60 टू 70 डिग्री नॉर्थ। ऐसा क्यों है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इस कारण से यहाँ पे
जो हमारे डीप सी प्लेन है उसको ज़्यादा फैलने का हिस्सा दिख नहीं पाता। और अब थोड़ा आप समझेंगे तो आपको समझ में आए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो बहुत है, 1500 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा, और फिर सीधे क्या आ जाता है आपका नॉर्थ पोल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी कम फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ देखने को नहीं मिलता। इसमें एक और चीज़ याद रखना कि पैसिफिक ओशियन में ये सबसे ज़्यादा है, बट पैसिफिक ओशियन में कॉन्टिनेंटल राइस नहीं माना जाता। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कॉन्टिनेंटल राइस की तो पैसिफिक ओशियन में देखने को नहीं मिलता है। इसको याद रखना कि कॉन्टिनेंटल राइस पैसिफिक ओशियन में नहीं दिखता, कॉन्टिनेंटल राइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीप सी ओशियन की थोड़ी सी और जो हमारी विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, डिपॉजिट्स की अपन लोग बात करते हैं कि वहां पे डिपॉजिट्स मतलब निक्षेप कैसे होते हैं। अब याद करो, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, है ना, थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया था कि जब हम या फिर नदियां जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप को क्रॉस करती है तो वो पूरा का पूरा डिपॉजिट्स कहाँ पर जमा कर देती है, कॉन्टिनेंटल राइज में जमा कर देती है। कहाँ जमा कर देती है, कॉन्टिनेंटल राइज में जमा कर देती है। और कॉन्टिनेंटल हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट है या जिसको अपन लोग बोलते हैं डीप सी प्लेन, है ना, डीप सी प्लेन। अब ये डीप सी प्लेन इतनी गहराई में प्राप्त होता है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स हमें दिखाई नहीं देता, स्पेशली टेरिजीनियस। टेरिजीनियस मतलब जो स्थल मंडल का डिपॉजिट्स है वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये बहुत अंदर होता है। वो मैक्सिमम डिपॉजिट्स कॉन्टिनेंटल राइस तक ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे बायोजीनियस मतलब जो कुछ जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनमें कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, तो इस प्रकार के सेडिमेंट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा, बायोजीनियस सेडिमेंट भी मिलेंगे, केमिकल सेडिमेंट्स भी मिलेंगे, और कहीं कहीं वॉल्केनिक डिपॉजिट्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीप सी प्लेन में आपको वॉल्केनो भी दिखाई देंगे। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कुछ स्थलाकृतियां जो डीप सी प्लेन में पाई जाती है। सबसे पहली मिड ओशियनिक रिज, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, और मैं कल लेक्चर डालूंगा अटलांटिक ओशियन का, पैसिफिक ओशियन का, है ना, इंडियन ओशियन का, तो आप बहुत चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, आपको मैं थोड़ा बता ही देता हूँ क्योंकि बात चल रही, तो जैसे मान लो ये एक प्लेट है, ये दूर जा रही है, ये एक प्लेट है जो दूर जा रही है। ठीक है, और अंदर का लावा क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो जब अंदर का लावा बाहर आता है और वो इस तरीके से डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाता है यहाँ पे, तो क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है तो टेंशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, है ना। और उस नीचे का जो लावा है धीरे 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 क्या करते रहता है, इंट्राक्रस्टल थीनिंग करता है, मतलब प्लेट को तोड़ते जाता है, और यहाँ पे टेंशनल फोर्स भी लगता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसके बीच में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है इस प्रकार से, और अंदर का लावा बाहर आने लगता है, और ठंडा होने के साथ एक पूरी पर्वत श्रृंखला नुमा स्थलाकृतियां बनाता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं रिज। जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, पर्वत रिज बोलते हैं, जो कि ओशियन के अंदर हमें प्राप्त होती है। तो ये हमें कहाँ मिलेगी, ये डीप सी प्लेन में मिलेगी। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी, ये डीप सी प्लेन में मिलेगी, याद रखिएगा, क्योंकि वहीं पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री आपको मिलती है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में बढ़ती है। जैसे मिड ओशियनिक रिज की बात करें, अटलांटिक की बात करें, मिड इंडियन रिज की बात करें, तो ये आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे नई क्रस्ट बनती है। क्यों? क्योंकि अंदर का मैग्मा बाहर आ रहा है। ठीक है, दूसरी स्थलाकृति की बात करते हैं, सी माउंट। अब ये सी माउंट क्या होता है, तो याद रखिएगा, अंदर जैसे मान लीजिए पूरा डीप सी प्लेन है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई ज्वालामुखी फटा, ठीक है, कोई हॉटस्पॉट ही फट गया, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की स्थलाकृतियां बन जाएगी। ठीक है, लावा से इस प्रकार की स्थलाकृतियां बन जाएगी, जिसको अपन लोग बोलेंगे क्या, सी माउंट। क्या बोलेंगे इसे, सी माउंट बोलेंगे, क्योंकि ये पर्वत जो है वो समुद्र के अंदर है, इसलिए इसको बोलेंगे सी माउंट। इसे क्या बोलेंगे, सी माउंट। समुद्र के भीतर ये शंकुनुमा स्थलाकृतियां आप देख पा रहे हैं, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, सी माउंट बोलते हैं। और ये सी लेवल तक नहीं आता, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, लावे से बने हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होते हैं अक्सर, मतलब ये अब इनसे एरप्शन होना बंद हो चुका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गोयॉट या टेबल माउंट, ये क्या होता है, याद रखिएगा, गोयॉट या टेबल माउंट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एरप्शन हुआ और वॉल्केनो ने इस प्रकार का वॉल्केनो बना दिया। ठीक है, इस प्रकार की स्थलाकृतियां बना दिया वॉल्केनो ने। ठीक है, अब धीरे 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 यहाँ से तरंगे चलेगी, तो तरंगे क्या करेगी, इसका अपर्दन करेगी, और अपर्दन करके कुछ इस प्रकार की स्थलाकृतियां बनाएगी, और इसका जो हेड होगा, ये जो हेड नुकीला दिख रहा था, इसको ये क्या बना देगी, टेबल के जैसे बना देगी, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैट। फ्लैट है ना, ये फ्लैट दिखाई दे रहा होगा आपको, इसलिए इसको गोयॉट या टेबल माउंट बोलते हैं। गोयॉट या फिर टेबल माउंट से के नाम से जाना जाता है। और ये कैसे बनता है, तरंगों के अपर्दन से। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको काट दिया जाता है और एक फ्लैट हिस्सा बनाया जाता है,
जिसको अपन लोग गुयॉट या सी माउंट कहते हैं, ये आपका दिया हुआ, ठीक है। ये फ्लैट हिस्सा होता है, समतल हिस्सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अपन लोग बात करते हैं गर्त या खाई, जिसको बोलते हैं ट्रेंच। अभी देखो यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए, एक लिखा हुआ है ट्रेंच और एक लिखा हुआ है ड्रीप। आखिर ट्रेंच और ड्रीप में क्या अंतर होता है, इसको समझिएगा, है ना। देखो कई बार अपन इसको सेम ही समझ लेते हैं, बट ये अलग होता है, समझना। जैसे मान लो ये इस प्रकार की स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इस प्रकार की स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलती है ट्रेंच की। और ट्रेंच कब बनती है, जैसे मान लो ये एक प्लेट है, ये पास में आ रही है, और ये दूसरी प्लेट है, ये भी पास में आ रही है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे तेज चलने वाली प्लेट होगी या जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसका सबडक्शन हो जाएगा, वो अंदर चली जाएगी। और यहाँ पे एक किसका निर्माण होगा, ट्रेंच का निर्माण होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका निर्माण होगा, ये ट्रेंच, खाई का निर्माण होगा, ठीक है। अब ये ट्रेंच अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगी, और अंदर से आप देखेंगे तो ये आई आकार की दिखाई देगी। और ये जो आई आकार की स्थलाकृतियां होती है, जो काफी नैरो होती है और अंदर तक पाई जाती है, काफी सक्रिय होती है, इसको बोलते हैं डीप। और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जो काफी चौड़ा है ना, और वी नुमा आकृति बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रेंच। याद रखिए ये ऊपरी हिस्सा ट्रेंच है, और जो गहरा हिस्सा है जो आई आकार का है, उसको अपन लोग बोलते हैं डीप। तो आई होप ट्रेंच और डीप में भी अंतर समझ में आया होगा। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना मेरियाना ट्रेंच और चैलेंजर डीप। तो चैलेंजर डीप क्या है, ये वाला हिस्सा चैलेंजर डीप है, और ये वाला हिस्सा क्या है, मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है। बात समझ में आई। तो याद रखिएगा ये सबसे पहली है। अभी यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार की ट्रेंचेस की बात नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि उसको मैं अलग अलग ओशन में कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो महासागरों की सबसे गहरी गर्त जो सबडक्शन जोन तक जाई जाती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। डीप नैरो डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द सबडक्शन जोन, हियर इज अ वन प्लेट सिंक अंडर अनदर, जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर चल जाती है, अभी हमने बात करी। अच्छा, हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होते हैं, तो जैसे ज्वालामुखी है उसी प्रकार से छिद्रों से कभी कभी गर्म पानी या फिर खनिज युक्त पदार्थ बाहर आने लगते हैं या गैसें निकलने लगती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल वेंट बोलते हैं, जिससे एक मैक्सिमम टाइम गर्म पानी बाहर आता है। और ये भी आपको मिड ओशियनिक रिज में ही देखने को मिलेगा, जैसे उससे लावा बाहर आ रहा था ना, उसी तरीके से पानी बाहर आने लगता है, गर्म पानी, इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल वेंट। आई होप आपको ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ओशियनिक डिप हम देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ फैक्ट देखते हैं। ओशियनिक डीप याद रखना पूरे ओशियन का 7% हिस्सा कवर करता है। कितने परसेंट, 7%, ठीक है। कहां पर पाया जाता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री पे पाया जाता है, जहां पे दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही होती है, यहां पर पाया जाता है। और ये याद रखना सबसे गहरे हिस्से होते हैं, सबसे डीपेस्ट पार्ट होते हैं किसके, हमारे ओशियन के, ठीक है। लोकेशन की बात करेंगे तो कॉन्टिनेंटल जो हमारे माउंटेन है या फिर ये आइसलैंडिक आर्क के पास पाई जाती है। इसका अगर आंसर, अगर इसका वाई अगर देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा प्लेट टेक्टोनिक में। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि आखिर ये माउंटेन और आइसलैंडिक आर्क के पास ही क्यों पाए जाते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे डीप और ट्रेंच में अंतर दिया हुआ है। जैसे अगर बात करें डीप क्या होता है, तो ये आपको दिया हुआ है कि बहुत गहरे हिस्से, वेरी डीप, और एरिया स्मॉल है, आई आकार का, सिंपल सी बात, इसे याद रखना, ठीक है। और ये लंबे और सकरे और गहरे होते हैं, ये भी नैरो होते हैं बट उतने नहीं, और ये इस प्रकार की स्थलाकृतियां बनाते, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी एक डिप्रेशन होते हैं। अच्छा, अगर संख्या की बात करें तो टोटल 57 डीप है, ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा पैसिफिक में। क्यों, क्योंकि रिंग ऑफ फायर यही है। अच्छा, रिंग ऑफ फायर यहाँ क्यों है, क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा सबडक्शन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा सबडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि कन्वर्जेंट यहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अटलांटिक में है 19, और यहाँ पे लगभग जो वॉल्केनो देखने को मिलते हैं वो बहुत ज्यादा शांत देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत विस्फोट नहीं करते। और रीजन क्या है, यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है। और इंडियन ओशन में केवल 6 आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ये यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्या, डीप्स, ठीक है। और एक का नाम हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, सुंडा, ठीक है। अब नाम दिया हुआ है मेरियाना ट्रेंच। मैंने आपको फिर से बताया कि ये सारी ट्रेंचेस जो है हम अलग अलग ओशन में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो अभी आप इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसको अपन नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैनियन, सी कैनियन जो होती है उसको कवर करेंगे। उसके अलावा अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन में जो भी
फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे सेल्फ हो गया, है ना, स्लोप हो गया, वहाँ पे पाई जाने वाली ट्रेंच हो गई विथ सीक्वेंस, वहाँ पे पाई जाने वाली आपकी रिज हो गई विथ सीक्वेंस, ये सारे के सारे लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, है ना। फिर से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आप अभी तक बने हुए हैं तो अब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आप तक आए उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सके। अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन के जो लेक्चर है वो डल चुके हैं, मैं इसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। अभी के लिए बाय बाय।